अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हसीन जन्नत चैनल में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी स्टोरी जिसको सुनकर आप इमोशनल हो जाएंगे। न्यू हार्ट टचिंग स्टोरी है, बहुत ही अच्छी स्टोरी है। इस स्टोरी को जरूर सुनना, सबक आमोज कहानी है। इस वीडियो को सुनने के बाद राय रहती है कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक भी जरूर करना, शेयर भी करना। और अगर ऐसी ही स्टोरी वीडियो आप सुनना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताना। आइए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। मेरा बेटा शादी ही नहीं करता था, कहता था मेरे लिए को ढूंढो। बड़ी मुश्किल से एक लड़की मिली जो गूंगी थी। मैं जल्द ही उसे ब्याह कर ले आई, मगर रात होते ही मेरा बेटा और बहू छत पर सोने चले जाते। कहते नीचे गर्मी लगती है, मगर जब बहू नीचे आती तो बहुत थकी हुई होती और इशारे से मुझे जब भी कुछ समझाना चाहती तो मेरा बेटा उसे डांट कर अंदर ले जाता। अब मुझे शक होने लगा था, क्योंकि बहू दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही थी। एक रात बूढ़ी हड्डियों के साथ हिम्मत की और ऊपर छत पर पहले से छुपकर बैठ गई। कुछ देर बाद बहू और बेटे को देखकर मेरी चीख निकल गई, क्योंकि मैं तो अपने बेटे की जिद से अब तंग आ चुकी थी कि मैं जब भी इससे कहती कि मैंने तुम्हारी शादी के लिए एक लड़की तलाश कर ली है जो बहुत ही खूबसूरत है, तो मेरी बात सुनकर मेरा बेटा कहता अम्मी मुझे हंसी लड़की नहीं चाहिए, मुझे एक गूंगी लड़की चाहिए। मैं गूंगी लड़की को अपनी दुल्हन बनाऊंगा। पहले तो मुझे यही लगा कि शायद मेरा बेटा मेरे साथ मजाक कर रहा है, इसलिए मैंने उसकी बात पर कान नहीं धरे और लड़कियां पसंद करती रही। मैंने एक लड़की पसंद कर ली थी, मगर जब बेटे को उसकी तस्वीर दिखाई तो वो कहने लगा अम्मी क्या ये लड़की गूंगी है। मैं इसकी बात सुनकर हंस दी थी और बोली नहीं नहीं, माशाअल्लाह से लड़की बहुत प्यारा बोलती है, उसकी आवाज़ बिल्कुल कोयल सी है। मेरा बेटा गुस्से से बोला अम्मी आप मेरा और अपना वक्त ज़ाय मत करें। मैंने जब कह दिया है कि मुझे गूंगी लड़की से ही ब्याह करना है तो फिर आप मेरी बात क्यों नहीं मान लेती। अब मैं चौंक गई थी, क्या सच में मेरे बेटे की यही मर्जी थी। मैं बोली फैज़ान ऐसी भी क्या बात हो गई कि तुम्हें गूंगी ही बीवी चाहिए। वह कहने लगा अम्मी मैं तो शादी करना चाहता ही नहीं हूँ। मुझे इल्म है कि औरतों की ज़बान के आगे खंदक होता है, वो एक बार बोलना शुरू कर दे तो फिर उनको कोई चुप नहीं करवा सकता। मैं अपनी ज़िंदगी का ये सुकून बर्बाद नहीं करना चाहता। अव्वल तो मैं शादी करना ही नहीं चाहता हूँ, फिर भी आपकी खुशी के लिए रजामंद हो गया हूँ, इसलिए मुझे गूंगी बीवी ही चाहिए। मुझे अजीब परेशानी में गिर गई थी, क्योंकि मैं फैज़ान को बहुत अच्छे तरीके से जानती थी। वो शुरू से ही बड़ा संजीदा मिजाज सा लड़का था, हर वक्त गहरी सोच में डूबा रहने वाला, अपने काम से काम रखने वाला। उसने कभी बिला वजह से मजाक भी नहीं किया था, इसलिए अब मैं उससे बात की तवक्का नहीं करती थी कि वो एक सब बातें मजाक में कर रहा है। उसकी हर बात पत्थर पर लकीर होती थी। मैं बोली फैज़ान बेटा अगर तुम कहोगे तो मैं तुम्हारे लिए एक कम गो लड़की तलाश कर लूँगी। वो कहने लगा आखिर गूंगी लड़की से शादी करने में क्या हर्ज है, क्या गूंगी लड़कियां इंसान नहीं होती। मैं बोली बेटा ऐसी बात नहीं है, लेकिन तुम जानते हो कि अगर मैंने तुम्हारे लिए गूंगी लड़की ढूंढ ली तो लोग हम दोनों का मजाक उड़ाएंगे। वो कहेंगे कि फैज़ान में ना जाने ऐसी किस चीज़ की कमी थी जो मैंने तुम्हारे लिए गूंगी लड़की ढूंढ ली। वो कहने लगा अम्मी मैंने आज तक किसी की परवाह नहीं की, मुझे लोगों की बातों से कोई सरोकार नहीं है। मैं शादी करूँगा तो गूंगी लड़की से ही करूँगा। मैंने फैज़ान की जिद के आगे हथियार डाल दिए थे, मगर अब असल मसला ये था कि मैं उसके लिए गूंगी लड़की कहाँ से ढूंढती। खैर मैंने इस मकसद के लिए कमर कस ली थी। मैं चाहती थी कि जल्द अज जल्द मेरे घर में बहू आ जाए, क्योंकि मेरा एक ही बेटा था दुनिया में। मैं चाहती थी कि उसका घर अपने सामने बस आ जाऊँ। फिर यह भी एक वजह थी कि अब मैं बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी थी, मुझसे घर के काम भी नहीं होते थे। फिर मेरा फैज़ान अभी 2 बरस का ही था जब उसके अब्बू का इंतकाल हो गया था। मैं जवान भी थी और हसीन भी। मुझे लोगों ने मशवरा दिया कि मैं दूसरी शादी करके घर बसा लूँ, मगर मैं फैज़ान की वजह से यह कदम उठाने से बाज रही थी। अब अपनी औलाद तो हर इंसान को प्यारी होती है, मगर मुझे फैज़ान से इस कदर इश्क था कि मैं उसके लिए अपनी खुशियाँ तक कुर्बान करने पर रजामंद हो गई थी। जब भी मुझसे कोई कहता कि तुम दूसरी शादी कर लो, तब मेरे जहन में यही ख्याल आता कि अगर मेरे दूसरे शौहर ने मेरे बेटे का ख्याल ना रखा तो अगर उसने कभी मेरे फैज़ान को झिड़क दिया तो मैं क्या करूँगी। बस इसी वजह से मैंने शादी नहीं की। मुझे फैज़ान से बहुत से तवक्कात थी। मैंने अपने घर का माहौल बड़ा दोस्ताना सा रखा था। मैं चाहती थी कि मैं इस फैज़ान दोस्तों की तरह रहूं, एक दूसरे के साथ हर बात शेयर करें, मगर मैं ऐसा करने में नाकाम रही। न जाने फैज़ान क्यों बहुत खोया खोया सा रहता था। शुरू में तो मैं यही समझती थी कि बच्चा है, बाप की कमी को महसूस करता है, मगर जब बड़ा होगा तो ठीक हो जाएगा। मगर ये मेरी खाम ख्याली ही साबित हुई थी। फैज़ान सुधरने के बजाय मज़ीद अपनी ज़ात में खोने लगा था। अब मैंने सोचा था कि किसी ऐसी लड़की से उसकी शादी करूँगी जो बहुत ही हंसमुख सी हो। चलो हम दोनों सास बहू का वक्त अच्छा गुजर जाया करेगा। मगर मेरे
इस अरमान पर भी फैज़ान ने पानी फेर दिया था। हमेशा की तरह मैंने इस बार भी फैज़ान की ख्वाहिश के आगे सर झुका दिया था। मैं अब उसके लिए गूंगी लड़की ढूंढने लगी थी, मगर मुझे ये इल्म नहीं था कि गूंगी लड़की को ढूंढना इस कदर मुश्किल हो जाएगा। मैंने आसपास रिश्ते करवाने वाली औरतों से भी कह दिया था कि मुझे एक गूंगी लड़की का रिश्ता चाहिए, मगर परेशानी की बात तो ये थी कि कोई मेरी बात को संजीदगी से नहीं ले रहा था। मैं जिस किसी को गूंगी लड़की का कहती, वो आगे से कहने लगी, अरे छोड़ो तुम गूंगी लड़की को, ये देखो तस्वीर, ये लड़की MA पास है। तो कोई कहने लगी कि इस लड़की से अपने बेटे की शादी कर दो, 4 भाइयों की इकलौती बहन है, बहुत ज़्यादा जहेज लाएगी। मैं अब बहुत परेशान रहने लगी थी, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था। मैंने बड़ी मुश्किल से घर का काम निपटाया था, फिर थोड़ी देर के लिए चारपाई पर बैठ गई थी। इतने में मेरे दरवाजे पर एक फकीरनी आई थी। ये फकीरनी पिछले 6 सालों से हमारे महल्ले में भीख मांगने आया करती थी। वो मेरे घर में दाखिल हो जाया करती थी और मुझसे हाल अहवाल भी दरियाफ्त कर लिया करती थी। आज भी वो मेरे घर में दाखिल हो गई थी। मुझे देखकर बोली, बाजी क्या बात है, बड़ी परेशान दिखाई दे रही हो। मुझे तो पहले ही किसी ऐसे इंसान की ज़रूरत थी जो मेरे दुख को सुन भी लेता और समझ भी लेता। मैं बोली, हाजरा क्या बताऊँ, बेटे की तरफ से बहुत परेशान रहती हूँ। उसकी शादी करना चाहती हूँ कि बूढ़ी हड्डियों में अब घर के काम करने की हिम्मत नहीं रही, मगर मेरा बेटा तो ज़िद लगा कर बैठा है कि वो शादी करेगा तो गूंगी लड़की से ही करेगा। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि उसके लिए गूंगी लड़की कहाँ से ढूंढूं। रिश्ते कराने वाले औरतों से कहती हूँ तो वो भी मेरी बात को संजीदगी से नहीं लेती। वो फकीरनी कहने लगी कि बाजी एक बात कहूँ। मैं बोली, हाँ कहो। वो बोली, बाजी ये बात पता नहीं ठीक भी है या नहीं, बस आपकी परेशानी के पेश नज़र कह रही हूँ। अगर मेरी बात नागवार गुजरे तो मुझे नादान समझकर माफ़ कर दीजिएगा। मैं बोली, क्या हो गया है हाजरा, इतनी पहले क्यों बुझवा रही हो, सीधी तरह से क्यों कहो, क्या कहना है। वो बोली, बाजी मेरी भी एक बेटी है जो गूंगी है भी कम उम्र। अगर आप उसका रिश्ता लेना चाहे तो मैं खुशी खुशी आपको अपनी बेटी का हाथ दे दूंगी। मैं हाजरा की बात सुनकर गहरी सोच में डूब गई थी। मेरे चेहरे के तासुरात देखकर उसने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए और बोली, बाजी गुस्ताखी माफ़ कर दीजिएगा। इतना कहकर वो मेरी बात सुने बगैर ही मेरे घर से चली गई थी। लेकिन मैं सारा दिन इस फकीरनी की बात सुन के बात के मुताल्लिक सोचती रही थी। मुझसे तो कोई फ़ैसला नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि सारी बात फैज़ान के सामने रख दूंगी, वो जैसा कहेगा वैसा ही कर लूँगी। शाम के वक्त फैज़ान काम से वापस आया तो मैं बोली, फैज़ान तुमसे एक बात करना थी। वो कहने लगा, अम्मी बताइए क्या कहना चाहती हैं आप। मैं बोली, तुम्हें गूंगी लड़की चाहिए, मगर इतना तो बताओ कि वो अमीर हो या गरीब, पढ़ी लिखी हो या अनपढ़। मेरी बात सुनकर फैज़ान के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई थी। वो कहने लगा कि अम्मी मुझे गूंगी लड़की चाहिए, बस मेरी यही डिमांड है। और हाँ, अगर वो गरीब घराने से हो जाए तो इससे बढ़कर मेरे लिए कोई और बात हो ही नहीं सकती। मैं बोली, फैज़ान वो हाजरा है ना, फकीरनी जो हर जुमेरात को हमारे महल्ले में आया करती है। मैंने आज उससे कहा था मैं अपने बेटे के लिए गूंगी लड़की ढूंढ रही हूँ, तो उसने मुझसे कहा कि आप मेरी बेटी का रिश्ता ले लें। मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया तो वो मायूस होकर वापस चली गई थी। दरअसल मैं ये सोचकर परेशान हो गई थी कि मैंने अपने इकलौते बेटे के लिए फकीरनी की बेटी कैसे ब्याह लाऊं, मगर फिर सोचा कि तुम सर मशवरा कर लूं। अगर तुम्हें एतराज़ नहीं है तो मैं उसे ही अपनी बहू बना लूँगी। मेरी बात सुनकर फैज़ान झट से बोला, अम्मी आप उसी वक्त हाजरा के साथ चले जाना चाहिए था और इस लड़की के हाथ पर पैसे रख आने थे। अब मुझे मज़ीद 8 दिन इंतज़ार करना पड़ेगा। अम्मी अगली जुमेरात वो जैसे आए आप फ़ौरन उसके साथ चले जाइएगा। मैं बोली, फैज़ान तुम ये फ़ैसला बहुत सोच समझ कर करना, ये ना हो कि फिर बाद में मुझसे गिला करते रहो कि आपने मेरी लिए कैसी लड़की पसंद कर ली है। बेटा वो एक फकीरनी की औलाद है, मुझे तो ऐसा लगता है कि उसे ज़्यादा सफाई सुथराई का भी इल्म नहीं होगा। फैज़ान कहने लगा, अम्मी आप उसे अपनी बेटी बनाकर रखिएगा, वो वक्त के साथ साथ सब कुछ सीख लेगी। मैंने सर हिला दिया था। फैज़ान उठकर मुंह हाथ धोने चला गया था, जबकि मैं फैज़ान के मुतालिक सोचने लगी थी। ना जाने उसे क्या हुआ था कि वो एक फकीरनी की बेटी से भी शादी करने के लिए तैयार हो गया था। फिर दिन गुजरते रहे। मैंने महसूस किया था कि गुजरते वक्त के साथ फैज़ान की बेचैनी बढ़ती चली जा रही थी। उसने मुझसे इतना कह दिया था कि जैसे ही हाजरा भीख मांगने आए आप उसे घर रोक लीजिएगा और मुझे फ़ोन करके बुला लीजिएगा। वो गरीब लोग हैं, उन्होंने शादी की तो कोई तैयारी नहीं करना होगी। हम अपने साथ मौलवी साहब को ले जाएंगे और लड़की को ब्याह कर ले आएंगे। मैंने इस बात में सर हिला दिया था, मगर मुझे ये मामला अब पेचीदा लगने लगा था। पहले तो मेरा बेटा शादी के लिए राज़ी ही नहीं हो रहा था और उसने इतनी जल्दी
मचा दी थी कि मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। खैर यूं ही चंद दिन गुजरे और जुमेरात भी आ गई थी। मैं नाश्ता बनाकर फैज़ान का इंतज़ार कर रही थी। वो सुबह सवेरे ऑफिस के लिए उठ जाता था, फिर हम दोनों माँ बेटा मिलकर नाश्ता किया करते थे। मैंने काफ़ी देर उसका इंतज़ार किया। जब वो ना आया तो सोचा कि क्या पता आज उसकी आँख ही ना खुली हो, इसलिए मैं फैज़ान के कमरे में चली गई थी। मैंने उसे एक दो आवाज़ दी तो वो उठकर बैठ गया। मैं बोली, बेटा जल्दी से उठो, तुम्हें ऑफिस के लिए देर हो रही है। फैज़ान कहने लगा, अम्मी मैं आज ऑफिस नहीं जाऊंगा। मैं उसकी बात सुनकर दंग रह गई थी, क्योंकि फैज़ान तो कभी बिला ज़रूरत छुट्टी ही नहीं किया करता था। मैं बोली, क्या बात है फैज़ान बेटा, तबीयत तो ठीक है? वो बोला, जी जी अम्मी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस आज वैसे ही ऑफिस जाने को दिल नहीं कर रहा था। मैंने सर हिला दिया और कमरे से बाहर आ गई। थोड़ी देर बाद ही मेरे पीछे फैज़ान भी आ गया था। वो कहने लगा, अम्मी हाजरा कितने बजे तक हमारे मोहल्ले में भीख मांगने आती है? कहीं ऐसा ना हो वो चली भी जाए और हमें कुछ खबर भी ना हो। मैं अब सारी बात समझ गई थी। मैं बोली, फैज़ान उसने जब आना होगा वो आ जाएगी, तुम्हें बिला वजह इसकी इतनी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। सच कहूँ तो अब मुझे फैज़ान पर गुस्सा आने लगा था। उसने नाश्ता किया और चुपचाप घर से निकल गया। मैं खुद को घसीट घसीट कर काम काज करने लगी थी। यूं ही दोपहर शाम होने को आ गई, मगर फैज़ान अभी तक घर वापस नहीं आया था। मुझे उसकी बेइंतहा फिक्र हो रही थी। मैं असर की नमाज़ पढ़कर अपने बेटे के लिए दुआ कर ही रही थी कि घर का दरवाज़ा खुल गया। फैज़ान की चहकती हुई आवाज़ मेरे चमातों से टकराई थी। वो बोला, अम्मी आप कहाँ हो? वो देखे मैं अपने साथ किसको लाया हूँ। मैंने जल्दी से सलाम फेरा, मुड़कर देखा तो सामने ही फैज़ान के साथ हाजरा खड़ी थी। मैं बोली, फैज़ान तुम सुबह से कहाँ गायब थे? वो कहने लगा, अम्मी मैं तो सुबह से हाजरा के इंतज़ार में गली में खड़ा था, शुक्र है अब ये आ गई है, मैं इसे जल्द ही से घर लाया हूँ। अम्मी आप तो फारिग होंगी ही ना, अगर मसरूफ़ हैं तब भी सारे काम काज छोड़ दे। आ जाए हम हाजरा के घर चलते हैं, आज का दिन भी नेक है, निकाह हो जाएगा तो अच्छा है। मैं अपने बेटे की शक्ल देखती रह गई थी। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। फैज़ान आगे बढ़ा, उसने मेरा हाथ पकड़ा और तकरीबन खींचते हुए मुझे उठाने लगा था। मैंने उसे इशारे से कहा कि वो मेरे साथ कमरे में आ जाए। वो कमरे में आया तो मैं बोली, फैज़ान इसमें हाजरा के साथ जाकर उसकी बेटी को देख आती हूँ, न जाने वो तुम्हारे लायक है भी या नहीं। अगर रिश्ता मेरी समझ में आ गया तो कल हम दोनों माँ बेटा जाकर उस लड़की को रुखसत करा लाएंगे। फैज़ान ने ज़ोर ज़ोर से नफ़ी में सर हिला दिया था। वो कहने लगा, सवाल ही पैदा नहीं होता, बस मैंने तय कर लिया है कि मैं शादी करूँगा तो हाजरा की बेटी के साथ ही करूँगा और आज ही करूँगा। आप उठें, हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। ये क्या है, तुम्हारा आखिरी फ़ैसला है? उसने इस बात में सर हिला दिया और बोला, जी अम्मी ये मेरा आखिरी फ़ैसला है और उसका जो भी नतीजा निकलेगा मैं बर्दाश्त करने को तैयार हूँ। आप टेंशन न लें, मैं आपको किसी भी चीज़ के लिए इल्ज़ाम नहीं दूंगा। मैं अब अपनी औलाद के आगे बेबस हो चुकी थी, इसलिए सर पर पड़ी चादर ली और कमरे से बाहर निकल आई थी। बाहर ही हाजरा बैठी थी जो मेरे घर का जायज़ा ले रही थी। खैर फैज़ान ने महल्ले के मौलवी को साथ लिया और अपने दोस्तों को गवाह के तौर पर लिया। हाजरा हमें शहर से दूर आई वीराने में ले आई थी, जहाँ बजहा गंदगी के ढेर फैले हुए थे। मैं खुद को कोसने लगी थी कि मैंने फैज़ान को इस रिश्ते के मुतालिक क्यों बता दिया। खैर बहुत लंबा सफ़र करने के बाद हम एक ऐसी जगह पर पहुंच चुके थे जहां बेशुमार झुग्गियां लगी हुई थी। हाजरा हमें एक झग्गी में ले गई थी। वो झग्गी बच्चों से भरी पड़ी थी। फिर हाजरा ने अपनी बेटी को आवाज़ दी थी, कहने लगी, सकीना कहाँ हो, इधर आओ। थोड़ी देर बाद ही एक कम उम्र सी लड़की हमारे सामने आ गई थी। वो उठी और खूबसूरत, इतनी खूबसूरत थी कि उसको देख कर जी नहीं भराता था। हाजरा कहने लगी, बाजी ये मेरी बेटी के सकीना है, ये गूंगी है। मैंने सकीना को देखा तो जी चाहा कि उसको फ़ौरन अपनी बहू बनाकर साथ ले जाऊं। मैं हाजरा से बोली, मुझे तुम्हारी बेटी बहुत पसंद आई। फिर मैंने फैज़ान से आंखों आंखों में इस रिश्ते के मुतालिक इस्तिफसार किया तो उसने भी हामी भर ली। यूं यूं ये निकाह शुरू हुआ। हाजरा ने हमारी खातिर ताज़ा जलेबी से की थी। यूं बड़ी सादगी में फैज़ान की बीवी ब्याह कर ले आई थी। सकीना एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी, मगर उसका लिबास इतना अच्छा नहीं था। यूं कह दूं कि हमारे घर रेडीमेड चंद कपड़े लिए थे, उसके लिए सुर्ख रंग का फ़्रॉक भी खरीद लाई थी। और फिर उसे हिदायत दी थी कि अच्छी तरह से गुस्ल कर लो, अपने बालों को 2-3 बार शैम्पू के साथ धो लो ताकि इसमें थोड़ी सी चमक आ जाए। उसने नहाने के लिए चली गई थी। वो आधे घंटे के बाद जब बाथरूम से बाहर निकली तो वो बिल्कुल पहचान ही नहीं जा रही थी। वो इस कदर हसीन लग रही थी। मैं मुस्कुरा कर बोली, बेटा हमारे घर में सफाई सुथराई का बहुत ख्याल रखा जाता है, तुम्हारे शौहर को भी सफाई बहुत पसंद है, इसलिए तुम हमेशा साफ़ सुथरी रहना। इसने फिर से सर हिला दिया था। मैं सोचने लगी थी कि काश ये बातें करती तो मुझे कितना अच्छा महसूस होता। खैर मैं सकीना को फैज़ान के कमरे में छोड़ आई थी। मेरे दिमाग से
मनोबोझ उतर गया था। मेरा बेटा शादी कर चुका था, ये बात मुझे अंदर ही अंदर से बहुत मुतमईन कर रही थी। अगर अब मुझे मौत आ भी जाती तब भी मुझे ज़्यादा परेशानी ना होती, क्योंकि अब मैं अपने फ़र्ज से सबकदोश हो चुकी थी। मैं अपने बिस्तर पर लेटी तो मेरी आंखों के सामने आज का सारा मंजर घूम गया था। न जाने फैज़ान ने ऐसे क्यों किया था। एक तरफ तो वो शादी करने पर रजामंद ही नहीं था, अब उसने हथेली पर सरसों जमा ली थी। मुझे इस लड़की की बिल्कुल भी समझ नहीं आती थी कि क्या करना चाहता था और क्या कर रहा है। खैर, मैंने सर झटक दिया और सोने के लिए लेट गई। सुबह मैंने अपनी बहू और बेटे के लिए नाश्ता बनाया और उनके कमरे में दे आई थी। फैज़ान बहुत खुश लग रहा था, जबकि मेरी बहू बड़ी शर्माई शर्माई सी थी। मैंने उसके सर पर हाथ रखा और बोली, बेटी मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम मुझ माँ ही समझो, मुझसे शर्माने की ज़रूरत नहीं है। उसने सर हिला दिया तो मैं कमरे से बाहर आ गई थी। थोड़ी देर बाद फैज़ान नाश्ते के बर्तन बाहर ले आया था। मैं बोली, फैज़ान बेटा अपनी बीवी कैसी लगी तुम्हें? वो मुस्कुरा कर बोला, अम्मी मुझे जैसी लड़की चाहिए थी वो बिल्कुल वैसी ही है, अभी थोड़ी सी नासमझ है, इसकी तरबियत करना आपकी जिम्मेदारी है। मैं बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं उसे हर चीज़ सिखा दूंगी। फैज़ान की बातें सुनकर मेरी तसल्ली हो गई थी। मेरा बेटा खुश था तो समझो मुझे दुनिया में ही जन्नत मिल गई थी। फैज़ान घर से बाहर निकल गया तो सकीना मेरे पास आ गई। उसने मेरे हाथ से बर्तन ले लिए और इशारे से कहने लगी, आप ये बर्तन छोड़ दें, उनको मैं धो लूँगी। मैं बोली, नहीं बेटी, अभी तो मैं तुम्हें अपने घर में पूरा पूरा आराम करवाऊंगी, फिर तुमसे मीठा बनवाऊंगी, फिर तुम काम करती रहना, मुझे ये बनानी आती है। खैर तुम्हारे शौहर को बहुत पसंद है। उसने उदासी से नफ़ी में सर हिला दिया तो मैं बोली, फिक्र की बात नहीं है, मैं तुम्हें सिखा दूंगी। दिन तो ठीक गुजर गया, मगर जो ही रात हुई तो मेरा बेटा बोला, अम्मी आज मैं और सकीना छत पर सोएंगे, कल भी सारी रात बहुत गर्मी लगी रहती। मैं अपने कमरे में आ गई। सुबह जब सकीना नीचे आई तो बहुत ज़्यादा थकी हुई लग रही थी। कल तो वो इस टाइम बड़ी होशाश बशाश थी। मैंने सकीना का हाथ पकड़ लिया और बोली, बेटा क्या बात है, तुम मुझे कुछ भी बुझी बुझी सी लग रही हो, क्या बात है? और ऊपर सर्दी तो नहीं लगी? सकीना मुझे इशारे से कुछ बताने लगी तो फैज़ान ने उसे झिड़क दिया और बोला, सुबह सुबह तुम क्या बातें करने खड़ी हो गई हो, चल अपने कमरे में मुंह हाथ धोकर बाहर निकलना। उसने जल्दी से अपना हाथ छुड़ाया और कमरे में चली गई। मुझे फैज़ान का ये रवैया अच्छा नहीं लगा था, मगर मैंने सर झटक दिया और नाश्ता बनाने लगी। नाश्ता लेकर जब मैं फैज़ान के कमरे के पास पहुंची तो मेरी समातों से इसकी आवाज़ टकराई थी। वो गुस्से से घुर्रा रहा था। कहने लगा, सकीना एक बात तुम याद रखना, हम दोनों मियाँ बीवी के दरमियान जो कुछ भी है वो हम दोनों के ही दरमियान रहना चाहिए। मैं तुम्हें इस बात की हरगिज़ इजाज़त नहीं देता कि तुम हमारी पर्सनल बातें मेरी वालदा से या अपनी वालदा से शेयर करती फिरो। तुम ये ना समझना कि मैं घर से बाहर चला जाऊंगा तो तुम मुझे इल्म ही नहीं होगा कि तुमने मेरी माँ को क्या बताया। अगर मुझे कुछ भी ऐसा वैसा मालूम हुआ तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। मैं तो फैज़ान की बातें सुनकर दंग रह गई थी। मैं थोड़ी देर बाद गला खका कर उनके कमरे में दाखिल हो चुकी थी। मेरे सामने फैज़ान बिल्कुल नॉर्मल था, बल्कि सकीना के साथ भी हंस हंस कर बातें कर रहा था। मैं उनको नाश्ता देकर बाहर आ गई और सोचने लगी कि ना जाने फैज़ान की तरबियत कमी रह गई। चंद दिन गुजरे तो सकीना ने मुझसे ज़िद की कि वो अब घर के काम काज करना चाहती है, इसलिए वो खीर सीखना चाहती थी। मैंने अभी इस बार ज़्यादा इनकार नहीं किया और उसे साथ किचन में ले आई। हम दोनों मिलकर काम कर ही रहे। तब मैंने अपनी बहू के चेहरे को बड़े गौर से देखा था। उसका चेहरा मुझे मुरझाया हुआ लगा था, आंखों के नीचे हल्के पड़ चुके थे जो उसकी बेख्वाबी के गवाते। चेहरा जर्द हो गया था उसका। मेरे घर में हर चीज़ थी, खाने पीने की कमी नहीं थी, मगर सकीना मेरे घर में आकर बहुत कमज़ोर हो गई थी। उससे तो अच्छी उसकी सेहत झुग्गी में थी, जहाँ उसकी माँ मांग कर लाती थी मगर अपने बच्चों का पेट भर देती थी। आज फैज़ान भी ऑफिस गया हुआ था, इसलिए मैंने सोचा कि तफसीली तौर पर सकीना से पूछती हूँ कि उसे इस घर में किस चीज़ की कमी है, वो क्यों परेशान रहती है। मैं बोली, बेटा खाना पेट भर कर नहीं खाती तुम, ऐसा लगता है कि शायद मेरे हाथ की हांडी तुम्हें पसंद नहीं आती। उसने जल्दी से नफ़ी में सर हिलाया और मुझे इशारों से बताने लगी कि मैं अब तो पेट भर कर खाना खाती हूँ, आप बहुत मज़े मज़े की चीज़ें बनाती हैं। मैं बोली, फिर तुम इस कदर कमज़ोर क्यों हो गई हो? तुम्हारी अम्मी जब मुझसे पूछेंगी क्या मेरी बेटी इतनी कमज़ोर क्यों हो गई है तो मैं उसे क्या जवाब दूंगी। सकीना की आंखें एकदम से भीग गई थी। उसने मुझे इशारे से बताया कि फैज़ान से बहुत डर लगता है। उसकी बात सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। मैं बोली, क्यों फैज़ान से डर क्यों लगता है? उसने तुमसे कुछ कहा है? सकीना एकदम से फूट फूट कर रोने लगी और मेरे सीने से लग गई थी। इस बच्ची की ये हालत मुझसे देखी नहीं जा रही थी। मैं बोली, क्या बात है सकीना, मुझे खुलकर बताओ, मैं फैज़ान के कान खींचूंगी। इसने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए और मुझे समझाने लगी कि आप इन बातों का जिक्र फैज़ान से मत कीजिएगा, नहीं तो वो मेरे साथ बहुत बुरा सलूक करेंगे। मैंने उसे यकीन दहानी करवाई कि ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम बेफिक्र रहो। इसके बाद मैंने भी सकीना से मज़ीद जाँच पड़ताल
नहीं की थी। शाम में फैज़ान आया तो मैं इन दोनों मियाँ बीवी के तमाम मामलात का गौर से जायज़ा लेने लगी थी। मुझे साफ नज़र आ रहा था कि उनके दरमियान कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो ज़रूर है। मैंने भी सोच लिया था कि आज मैं उसके राज से पर्दा हटा कर रहूँगी। रात हुई तो फैज़ान और सकीना छत पर सोने के लिए चले गए, जबकि मैं इसी कश्मकश में मुब्तला थी कि अब मुझे क्या करना चाहिए। आखिरकार मैं इस फैसले पर पहुंच गई थी कि मुझे छत पर जाकर अपनी आंखों से देखना चाहिए कि आखिर माजरा क्या है। यूं मैं घंटों के मरीज बड़ी मुश्किल से सीढ़ियां चढ़ने लगी थी। एक एक कदम उठाकर जब मैं छत के ऊपर पहुंची तो सामने का मंजर देख कर दहल गई थी। एक बड़ा सा गोल दायरा था जिसके इर्द गिर्द आग जल रही थी। इस गोल दायरे में सकीना बैठी थी जो कि बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, जबकि फैज़ान दायरे के बाहर खड़ा कुछ तेज तेज से पढ़ रहा था। वो अजीब सी ज़बान थी जब मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी। मैं मज़ीद आगे बढ़ी तो देखा कि सकीना को सांस लेने में दुश्वारी हो रही है। ऐसा लगता था जैसे वो अपनी आखिरी सांसें ले रही हो। मैं आगे बढ़ी और सकीना को उसके हाले से निकालने की कोशिश करने लगी तो इतनी देर में फैज़ान की नज़र मुझ पर पड़ी। वो एकदम से चीख पड़ा था, बोला, अम्मी पीछे हटे, सकीना के करीब जाने की कोशिश मत कीजिएगा, नहीं तो मेरी इतनी रातों की मेहनत ख़राब हो जाएगी। मैं बोली, फैज़ान सकीना मर जाएगी। फैज़ान कहने लगा, अम्मी अगर सकीना बच गई तो मैं मर जाऊँगा। मैंने अपनी सारी जवानी का काले जादू की किताबें पढ़ने में गुजारी। अम्मी मैं बहुत ज़्यादा ताकतवर होना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसा करूँ कि सब इंसान पर मेरा ही राज हो। अम्मी देखे मैं कामयाबी की दहलीज तक पहुँच गया हूँ। अम्मी मेरा काम ख़राब मत कीजिएगा। मैंने इसीलिए गूंगी लड़की से शादी की थी ताकि वो आपको बता ना पाए कि मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन न जाने आपको कैसे इल्म हो गया और आप यहाँ पर पहुँच गई। मैं हक्का बक्का सी खड़ी थी। मेरे सामने सकीना आखिरी सांसें ले रही थी। मैं खौफज़दा सी आवाज़ में बोली, फैज़ान सकीना मर जाएगी। वो कहने लगा, अम्मी सकीना मर जाएगी तो आपका बेटा लाफानी हो जाएगा, लेकिन अगर आपने सकीना की जान बचाने की कोशिश की तो मैं मर जाऊंगा। वो ताकतें जो मैंने इतने अरसे से जमा कर रखी हैं वो मुझे अंदर ही अंदर से फना कर देंगी। मैं अब सारा किस्सा समझ चुकी थी। मुझे सकीना और फैज़ान में से किसी एक को चुनना था। ये वक्त बहुत कड़ा था। मैंने अगर थोड़ी सी और ताख़ीर कर देती तो सकीना मर जाती। वो बेगुनाह थी, मासूम थी, उसका इस सब में कोई तो कसूर नहीं था। फैसला सच और हक और बातिल का था। न जाने इस वक्त मुझ में इतना हौसला कैसे आ गया कि मैंने अपनी खोख उजाड़ने का फैसला कर लिया था। मैंने एकदम से सकीना को इस दायरे से खींच कर निकाल लिया था। सकीना ज़मीन पर लेटी तड़प रही थी, जबकि मेरे बेटे ने अपने गले कर मजबूती से थाम लिया था। कोई था जो उसका गला दबा रहा था। मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की थी, मगर उससे पहले ही मेरा बेटा ढेर होकर ज़मीन पर गिर पड़ा था। इस एक लम्हे में मुझ पर क़यामत बीत गई थी। मेरा जवान जहाँ बेटा मेरा बुढ़ापे का सहारा मर चुका था। सकीना बच गई थी। मैं फूट फूट कर रोने लगी थी। मैंने सारे सबूत मौके से हटा दिए थे। मैं अपने बेटे को बेइज्जत करके इस दुनिया से रुखसत नहीं करना चाहती थी। मैंने सबको यही बताया था कि मेरा बेटा हार्ट अटैक की वजह से मरा है। लोग उसकी जवान मौत पर गमज़दा थे। मैंने अपने बेटे के इसाले सवाब के लिए कुरान ख़वानी कराई। मेरी बहू सकीना फैज़ान की इद्दत में बैठी है और दिन रात इसकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करती है। मैंने सकीना को इजाज़त दे रखी है कि जैसे ही तुम्हें मुनासिब रिश्ता मिल जाए तुम दूसरी शादी कर लेना, मगर फ़िलहाल वो मेरे साथ रहना चाहती है। मैं हर लम्हा यही सोचकर गमज़दा होती रहती हूँ कि ना जाने मेरे बेटे को खुदा के हुजूर माफ़ी मिलेगी भी या नहीं। मैंने आज आप सबके साथ अपना गम बांट लिया है। आप मेरे बेटे के लिए दुआ कीजिएगा। आपको इस वीडियो से क्या सबक मिला कमेंट में ज़रूर बताना। मुझे तो यही लगता है कि इस बेटी की माँ ने बहुत अच्छा किया, क्योंकि हाजरा की बेटी सकीना बहुत मासूम थी, गूंगी थी और बेकसूर थी, इसलिए उसकी माँ ने बहुत ही अच्छा किया इस लड़की की जान बचाकर और हक का साथ देकर। तो आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर टाइप करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।